हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मींस 450 प्लस। पिछले कुछ दिनों में स्पेशली इन लास्ट 2-3 डेज काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक हो गए हैं हमारे फोर्सेस पर फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इस पर एक नोट तैयार कर लेते हैं बिकॉज देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें इस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉपर डेफिनेशन व्हाट इज एक्चुअली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब जहां टेररिस्ट किसी और कंट्री की सॉइल उसकी जमीन को यूज करते हैं किसी और कंट्री पर अटैक लॉन्च करने के लिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए फॉर्म ऑफ टेररिज्म in which soil of one country is used to create terror in bordering countries. It is a form of gray zone conflict and is undeclared war. Okay, it is considered to be the highest form of strategy to bleed a nation for prolonged period by small effort. Okay, जो पाकिस्तान नारा देता है अपने यहाँ पे bleeding India with 1,000 cuts. राइट, 1980s के अराउंड ये इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। खालिस्तानी इंसर्जेंसी को भी एनकरेज किया था पाकिस्तान और उसके डीप स्टेट्स यानी कि आईएसआई एंड लश्कर ए तैयबा टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ने। फिर खालिस्तानी मिलिटेंसी जैसे तैसे इंडिया ने हैंडल कर लिया, बट अभी भी जम्मू कश्मीर रीजन में और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पंजाब रीजन में अभी भी हमें इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि पंजाब तक तो ये जो आप रेड बॉर्डर देख रहे हैं ये फ्रॉम गुजरात टू पंजाब ये डिमार्केटेड है, प्रॉपर डिमार्केशन है। प्रॉब्लम आती है एलओसी में। ये जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिमार्केट नहीं है, ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश की गई थी और इसको एग्री किया था दोनों कंट्रीज ने बाय शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ वहां पर। ओके, और उसके बाद भी यहाँ पर ये जो सियाचिन वाला ग्लेशियर था ये अनडिमार्केटेड रह गया। राइट, वो हमने करंट अफेयर में देखा है। पाकिस्तान इसको मानता है कि एक्सटेंड होकर नॉर्थ तक जाएगी, ईस्ट तक जाएगी। इंडिया मानता है कि ये नॉर्थ की तरफ जानी चाहिए और सियाचिन ग्लेशियर एक डिस्प्यूट बन के रह गया उसके बाद भी। ऑलराइट, सो नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कौन सी कंट्री के साथ हमारी कितनी बॉर्डर लगती है। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर की। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है। उसके बाद म्यांमार के साथ है 1643, क्योंकि म्यांमार में काफी उथल पुथल मची और बॉर्डर एरियाज में काफी टेंशन भी है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप अरेंज कर दीजिए किसके साथ इंडिया कितनी बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ करते हैं हम लोग। राइट, उसके बाद चाइना के साथ करते हैं 3488, देन कम्स पाकिस्तान। ओके, इसके अलावा हमारी जो कोस्ट लाइन है अराउंड मोर देन 7,000 किलोमीटर, तो वो मैरीटाइम थ्रेट एक अलग निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि मुंबई अटैक हुआ था वो मैरीटाइम रूट से हुआ था 26/11। राइट, और कौन सी बॉर्डर को कौन सेफ गार्ड करता है वो आपको पता ही होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो बीएसएफ उनको सेफ गार्ड करते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को बीएसएफ। म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो असम राइफल्स इसको सेफ गार्ड करती हैं। नेपाल एंड भूटान की बात करें तो इसको सेफ गार्ड करता है हमारा सशस्त्र सीमा बल। और चाइना बॉर्डर की बात करें तो इसको सेफ गार्ड करती हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस। ओके, तो ये आपको कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सिविल सर्विस तो नहीं, बट यूपीएससी और भी कई एग्जाम कराता है जिनमें इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं अब रीजंस। आखिर रीजंस क्या है इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के। नो सी, यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए वो ठीक है, लेकिन आप खुद से पहले सोचिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए कि क्या एग्जैक्टली रीजन हो सकते हैं। क्योंकि जितना आप खुद से सोच के लिखेंगे, आपके खुद का ब्रेन जिस तरीके से फंक्शन करेगा वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में रादर देन और रेडीमेड कंटेंट। ओके, ये तो आपको मिल ही जाएगा, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि आप खुद से सोच सकें, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ईजी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें आएंगी जहाँ पे गवर्नमेंट मेजर की बात करेंगे हम लोग। बाकी रीजन इम्पैक्ट ये सब तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट रीजन इज द रोल ऑफ डीप स्टेट एक्टर्स। डीप स्टेट एक्टर्स यहाँ पे मतलब है जैसे कि पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एलईटी, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। राइट, उसके अलावा उनका आईएसआई भी पूरी तरीके से एनकरेज करता है इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को। राइट, क्योंकि ये लोग क्या मानते हैं कि ये जो बॉर्डर है एलओसी ये एक इलेजिटिमेट बॉर्डर है, इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं मानते। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादा अटैक्स राजस्थान में नहीं होते, गुजरात में नहीं होते, पंजाब में भी बहुत रेयरली कभी। वहां पर मोस्टली हमें ड्रग्स वगैरह और आर्म्स की तस्करी ही देखने को मिलती है, बट टेररिस्ट अटैक ऐसा जितने नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर लेजिटिमेट बॉर्डर है। लेकिन जम्मू कश्मीर रीजन में प्रॉपर लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं है, और ये जो रेडिकलाइज लड़के होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं क्रॉस बॉर्डर से जो आ जाते हैं, कई बार हमारे इधर के लड़के भी वहां जा रेडिकलाइज होकर वहां चले जाते हैं, फिर ट्रेनिंग लेकर वापस आते हैं।
क्योंकि उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर बनी हुई है जम्मू कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान के बीच वो इनलेजिटिमेट है एंड दे कंटिन्यू टू इन्फिल्ट्रेट इट। ओके, सो इसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट एक्टर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड इज, जब भी इस तरह के कोई अटैक हो जाते हैं, इंडिया अगर प्रूफ भी दे देता है कि ये आपके यहाँ से आए हुए लोगों ने किया था, कई बार गन्स जो होती हैं उन पे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, आप जितने भी इनको एविडेंस दे दो, उसके बाद ही पाकिस्तान उसमें कॉपरेशन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। यहाँ तक कि जब उरी अटैक हुआ था उसके पहले हमने सारे एविडेंस दिए थे उनको, उनकी तरफ से एक डेलीगेशन आया भी था यहाँ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वापस जाके कह दिया कि हम सेटिस्फाई नहीं है इंडिया के दिए हुए एविडेंस से। तो यहाँ पर कॉपरेशन नहीं मिलता है पाकिस्तान का जब भी हम किसी टेररिस्ट अटैक को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या कोई एक्शन लेने की बात करते हैं कि हम आपकी जमीन पर जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो पाकिस्तान उसमें कॉपरेट नहीं करता है। और जब तक दोनों कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक ये बना रहेगा। वो आते हैं इंडिया में अटैक करते हैं और वापस अपनी पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को इनकरेज करता है। सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, राइट, ये मिलिटेंट्स को एनकरेज करता है इन द नेम ऑफ जिहाद, राइट, यानी कि हमारे यहाँ की जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है, दैट यू आर फाइटिंग फॉर अ cause of given by God, right? Then next is, अगर दूसरी कंट्रीज की तरफ हम देखें तो पोरस बॉर्डर, ये जो पोरस नेचर है हमारी बॉर्डर का, स्पेशली विथ म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमने फेंसिंग की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफी सारा ऐसा रीजन है जो रिवर से होते हुए गुजरता है, डेंस माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट से होते हुए गुजरता है, जिनको फेंसिंग करना उतना आसान नहीं है। सेम इज द केस विथ म्यांमार, यहाँ पर भी काफी घने जंगल हैं तो उनको भी फेंसिंग करना उतना आसान नहीं होता है, राइट। नेपाल के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, तो क्योंकि वो जो हम लोग कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है दोनों देशों के बीच में, तो इस वजह से हम लोगों ने इस बॉर्डर को भी फेंस करने की कोशिश की नहीं है। और सबसे ज्यादा जो स्मगलिंग भी होती है ना वो नेपाल बॉर्डर्स के थ्रू ही होती है, चाहे वो विमेन में स्मगलिंग हो, ठीक है, या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग हो, या फिर वेपन्स की हो, या सबसे ज्यादा ज्यादा जो टेररिस्ट पकड़े भी जाते हैं वो नेपाल में ही पकड़े जाते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा और रियलिटी में भी। एक टेररिस्ट था टुंडा नाम का, उसका नाम ही टुंडा था बिकॉज उसका हाथ कुछ डैमेज था। ओके, तो वो भी वहीं से कैच हुआ था कुछ साल पहले, 2013-14 के आसपास, राइट। तो ये जो पोरस बॉर्डर है ये हमें और ज्यादा वल्नरेबल कर देता है, लेकिन इसका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर जियोग्राफिकल फीचर्स ही ऐसे हैं तो उनको फेंसिंग करना हमेशा एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा, ठीक है। उसी तरह राजस्थान की तरफ अगर हम जाएं तो डेजर्ट है, काफी हद से ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है, तो इनको पूरे टाइम आप फेंसिंग करके रखना या यहाँ पे एकदम अलर्ट रहना उतना आसान नहीं होता है। तो पोरस बॉर्डर ये एक तीसरा रीजन बनता है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। दूसरा है ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब जैसे आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा कि वहां पर एक ब्रोकर होता है, वो कहता है कि पैसे दो हम आपको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, तो इसी तरह के लोग आपने सरफरोश मूवी में देखा होगा, वो मिर्ची सेठ वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये इनको हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में कि हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर में जनरली होता है कि जब आर्मी को खबर मिलती है कि यहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं तो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स आ जाते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं ताकि वो टेररिस्ट बचकर निकल जाएं, और उस चक्कर में कई बार मिलिट्री के हाथों भी कुछ सिविलियंस इंजर्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, ये जो इन ब्रोकर्स का नेक्सस है, इसको ब्रेक करना भी जरूरी है, क्योंकि कई रोहिंग्यास जो इतनी दूर से आए थे वो दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक जाकर बस चुके थे, राइट। तो ऑब्वियसली देयर आर सम ओवरग्राउंड वर्कर्स हु आर हेल्पिंग देम। नेक्स्ट इज करप्शन अमंग ऑफिशियल्स। अब नेपाल बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो कई बार इलीगल माइग्रेशन के लिए या फिर कोई वेपन्स इधर उधर करने के लिए या ड्रग्स को इधर उधर करने के लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कई बार थोड़ा सा रिश्वत लेकर या किसी न किसी तरह के फेवर लेकर इनको कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर होती है तो नेपाल बॉर्डर से। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल्स की मर्जी के बिना हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्राइब एंड करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो रही है नेपाल साइड से, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को। और सिमिलरली ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है हमें हमारी तरफ म्यांमार की साइड से, ठीक है। वो जो हमने 16 किलोमीटर की जो रिजीम थी, फ्री मूवमेंट रिजीम FMR, उसको अब इसलिए बंद भी कर रहे हैं क्योंकि वहां पर ये जो इनके एथनिक टाइज हैं कुकीज एंड चिन पीपल के, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रग सर्कुलेशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है, राइट। उसी तरीके से
इलीगल इलीगल ह्यूमन माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है बांग्लादेश की तरफ से, राइट। ऑलमोस्ट माना जाता है कि असम में शायद लैक्स ऑफ बांग्लादेशीज आर सेटल्ड इन असम, राइट। तो ये कुछ रीजंस बन जाते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 5-6 की बात की है, बट ऐसे कई सारे। अच्छा, मुझे आप लोगों से, जो भी इस सीरीज को देख रहा है यूट्यूब पे, मुझे आपसे एक बात जानना है कि ये हम इस फॉर्म में प्रेजेंट करें वो ज्यादा आपको बेटर लगता है, या जो पीपीटी के फॉर्म में एनिमेशन के साथ थोड़ा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा है? आपको समझ किस में ज्यादा बेटर आ रहा है? ठीक है, तो हम उसी फॉर्म में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ही बनाने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पीडीएफ या पीपीटी बना के दे दूंगा, उसका कुछ नहीं होता है। लोग सालों साल से पीडीएफ ही कलेक्ट करते रह जाते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे, अपने हिसाब से फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे, रिवीजन इजी होगा एंड अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में रिकॉल करना इजी हो जाएगा, राइट। तो मुझे सिर्फ आपसे उतना जानना है कि ये वाला फॉर्म हमारा बेटर है, क्योंकि शुरू से हम लोगों ने यही लेके चले, या बीच में हम लोगों ने जो एनिमेटेड थोड़ा सा पीपीटी वगैरह बना के अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ किया था वो बेटर है? ठीक है, तो आपका ओपिनियन जानना है इसमें मुझे। इफेक्ट्स की बात करें कि इफेक्ट्स क्या होते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, तो ये आप लोग खुद इजीली जानते हो, खुद से भी लिख सकते हो। लॉस ऑफ लाइफ, राइट। अब लाइफ यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री पर्सनल की नहीं जाती है, आर्मी पर्सनल है हमारे, या जो पुलिस पर्सनल्स हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, काफी डेथ होती है हर साल इनमें। सिमिलरली सिविलियंस की डेथ भी बहुत ज्यादा होती है टेररिस्ट के थ्रू भी, और कई बार आर्मी जब काउंटर ऑपरेशन करती है इनके अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट, तब भी कई बार सिविलियंस इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। डिस्टर्ब पीस एंड सिक्योरिटी, तो एक तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर की पीस एंड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करती ही है, उसके अलावा जो रिलेशंस हैं हमारे नेबरहुड में, ठीक है, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है, लेकिन जब भी हम उनके साथ ये मैटर रेज करते हैं कि हम एनआरसी करा रहे हैं, हम फाइंड आउट करेंगे कितने बांग्लादेशी इलीगली हमारे यहाँ आए, हम उनको वापस आपके देश भेजेंगे, तब बांग्लादेश की शेख हसीना जी नाराज हो जाती हैं। वो कहती हैं आप एनआरसी कराइए या कुछ कराइए, ये आपका इंटरनल मैटर है, इससे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं, हम किसी को भी लेने वाले नहीं हैं। और तो फिर ऐसे में होता है कि जो कंट्रीज हैं उनके रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, राइट। देन इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग, तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन में आप पूरा लिख सकते हो, चाहे वो रोहिंग्यास हो, क्योंकि म्यांमार भी उनको कभी वापस लेगा नहीं, चाहे हम उनको आइडेंटिफाई कर लें तब भी, और या फिर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हो। अब इस बांग्लादेश देश के जो इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा इलीगली आ गए, इनसे क्या हुआ है, इनसे हमारा असम का जो पीस था वो डिस्टर्ब हुआ है पूरा। ठीक है, जो असम अकॉर्ड हुआ था उसमें यही रखा गया था कि ये जो जो भी मार्च के बाद आए, मार्च 1971 के बाद, इन सबको आइडेंटिफाई कीजिए एंड निकालिए, क्योंकि ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं जहां पर वहां की आसमीज पॉपुलेशन माइनॉरिटी में चली गई है एंड मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में चली गई है, right? मुस्लिम पॉपुलेशन वो भी जो कि इलीगली कभी आए थे वहां से, आज अब तो 2-3 जनरेशन हो चुकी है उनकी, और उन लोगों ने, आप सिंपल सा एक राशन कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद आपको आधार कार्ड मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप कुछ साल रहिए और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए, right? और यही वहां पे हो रहा है, तो इसने हमारे उस पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर रखा है। इसलिए असम ये मानता है कि कहीं ना कहीं इंडिया ने हमें अबैंडन कर दिया है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने हमारे असम को एक डंप यार्ड बना दिया है फॉर द इलीगल माइग्रेंट्स। इसलिए असम एनआरसी के, ये जो आ रहा था एनआरसी, उसे काफी अगेंस्ट था कि चाहे आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हो इन 3 कंट्री से, लेकिन असम इज नॉट अ डंप यार्ड फॉर एनीवन, राइट। उन्हें अपना असमिस कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी प्रैक्टिसेस ज्यादा प्यारी हैं। स्मगलिंग की बात करें तो स्मगलिंग में आप आर्म्स स्मगलिंग भी होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होगी, ठीक है, एंड ड्रग्स स्मगलिंग भी होगी, ठीक है, ये सब होती है अगर हमारी क्रॉस बॉर्डर्स जो है वो पोरस है। और इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस की बात करें हम, तो जो पैसा हम लोग अपने देश के डेवलपमेंट में लगा सकते थे वो हमें कहाँ लगाना पड़ता है, अपने डिफेंस और सिक्योरिटी को और ज्यादा बोस्टर करने में, राइट। तो हमारा जो पैसा बेटर जगह इन्वेस्ट हो सकता था, वो कंपल्सरीली हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जो हमें शायद उतने रिटर्न नहीं देगा, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमें यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, राइट। उसके अलावा जब टेररिस्ट अटैक कहीं पर होता है तो वहां की पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट हो जाती है। अगर वहां कोई टूरिज्म पोटेंशियल है तो लोग जाना पसंद नहीं करते, ठीक है, वहां कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता अगर वहां पर टेररिस्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इकोनॉमिक लॉस होता है आपका, फिर एजुकेशन और वो सारी चीजें अपनी जगह है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज कि लोग हमेशा एक फियर में रहते हैं, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, चाहे वो पंजाब के लगे हुए जिले की बॉर्डर्स हो या जम्मू एंड कश्मीर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर हो, वहां पे पीपल लीव इन अ कांस्टेंट फियर। वहां के सिविलियंस को हमेशा ये रिस्क रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर में काफी सारे पंचायत मेंबर्स की किलिंग हुई थी पिछले साल, तो देयर इज ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल
इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। राइट, तो ये इफेक्ट्स देख लिए हमने 5। आप उसको चाहो तो और भी चीजें ऐड कर सकते हो, वो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो करने को तो, ठीक है। तो इंडिया ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, हम ये देख लेते हैं कि इंडिया ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। 3-4 अच्छे स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज एनआईए। तो 2008 में हम लोग लेकर आए थे एनआईए एक्ट आफ्टर मुंबई अटैक, और ये इसने स्टैब्लिश की एक प्रॉपर फेडरल एजेंसी। फेडरल एजेंसी यानी कि ये पूरी इंडिया में कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इरिस्पेक्टिव कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे रही है या नहीं, कॉपरेट कर रही है या नहीं। राइट, तो हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट लेकर आए, एक फेडरल एजेंसी स्टैब्लिश की ताकि आप टेररिज्म को काउंटर कर पाए। सिमिलरली मैक, मैक स्टैंड्स फॉर मल्टी एजेंसी सेंटर, मल्टी एजेंसी सेंटर। अब इसको स्टैब्लिश करने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि मुंबई अटैक जब हुआ था, जब रॉ और आईबी के बीच और महाराष्ट्र की लोकल पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला था। आईबी कहता है कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, रॉ कहता है हमने भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, पुलिस कहती है कि हमें इन्फॉर्मेशन लेट मिली थी, जबकि यूएसए की जो एजेंसीज हैं वो ये क्लेम करती हैं कि हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो को 30 मोबाइल नंबर्स दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि ये वो मोबाइल नंबर्स हैं जो शायद इंडिया पर एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें से काफी सारे इंडिया के स्पेशली वेस्ट बंगाल रीजन से रजिस्टर हुए थे। और बाद में अल्टीमेटली जब ये पूरा अटैक हो गया उसके बाद देखा गया कि उन 30 नंबर्स में से ही 6 नंबर्स यूज किए गए थे बाय दीज टेररिस्ट पीपल। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेशन पुअर रहा और जिस वजह से वो अटैक हुआ, तो मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तैयार किया गया बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएसी। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब टेररिज्म या कभी भी इस तरह की चीजों को आपको काउंटर करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या रोकनी होगी, उनकी फाइनेंसिंग यानी कि फंडिंग। तो उसके लिए हमने स्टैब्लिश किया सीएफटी सेल, दैट इज कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल, कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल। राइट, गोल क्या है यहाँ पर कि जो भी इनको फंडिंग मिल रही है उसको रोका जाए, और जो काउंटरफिटिंग करेंसी यानी कि फेक इंडियन करेंसी, ये लोग काउंटरफिटिंग, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी जो ये इंडिया में सर्कुलेट करके हमारे मार्केट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको भी रोका जाए, तो उसके लिए स्टैब्लिश किया गया सीएफटी सेल। नेक्स्ट इज सिम्स, दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पूरा फोकस रहेगा पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस पे, पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस ऑफ आवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के थ्रू, ताकि सिर्फ हमेशा लोगों को वहां तैनात ना करना पड़े जैसे इसराइल में होता है बहुत ही अच्छे से, उस तरीके का इसका पूरा फोकस रहेगा, ताकि हम लोग जो मैनुअल सर्विलेंस होता है बाय दी सोल्जर्स उसको हम रिप्लेस कर सकें विद द इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं वहां पर। ओके, हम लोग यूएवी स्मॉल ड्रोन्स के थ्रू भी सर्विलेंस करते हैं हम। सीसीआईटी, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अभी यूएन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल लॉ इनेक्ट किया जाए, बट द फैक्ट इज कि हम इतने साल में, इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया था कि ऐसा एक कन्वेंशन बनाना चाहिए, बट द फैक्ट इज कि आज तक वर्ल्ड टेररिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन पर एग्री नहीं कर पाया है। ठीक है, और क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि जो हमारे लिए टेररिज्म है वो किसी और कंट्री के लिए वो उनके रेवोल्यूशनरी है। यूएसए कहता है कि हम अगर अफगानिस्तान या सीरिया में कहीं बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो हम टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, बट बम्बार्डमेंट में सिविलियंस ही मारे जाते हैं। अब उन सिविलियंस के लिए यूएस की आर्मी क्या हो गई, वो एक तरह का टेररिज्म हो गया। इसीलिए वर्ल्ड कभी भी एक डेफिनेशन पर एग्री नहीं कर पाया। एक बार हुआ था, आई थिंक राजस्थान पीएससी था या कोई और स्टेट था, वहां पर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में और उन्होंने लिख दिया था भगत सिंह एज टेररिस्ट। ठीक है, उनके साथ टेररिस्ट वर्ड का यूज कर लिया था, तो उस पर थोड़ा सा बवाल हो गया था। तब ये बोला गया कि जो आपके लिए रेवोल्यूशनरी है वो किसी और के लिए टेररिस्ट है, जो हमारे लिए टेररिस्ट है वो किसी और के लिए रेवोल्यूशनरी है। राइट, सो टेररिज्म इटसेल्फ इज नॉट अ बैड वर्ड, बट पाकिस्तान ने उसको इतना बदनाम किया है कि उसका एक ही मतलब निकलता है कि जो शरीफ लोगों को मारे बस वो टेररिस्ट। ऑलराइट, वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं कि हमें और क्या करने की जरूरत है। सो फर्स्ट इज वी नीड टू रीअसेस
एंड स्पीड अप द बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसीज। यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस एपरेटस है उसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हमें। वी शुड स्ट्रेंथन आवर इंटेलिजेंस एपरेटस, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली इस तरह के अटैक्स बार बार होते रहेंगे। Second is cold start doctrine or kinetic strike. Now, what do you mean by cold start doctrine? See, cold start doctrine is something like, आप इसको एग्जांपल से समझिए कि जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने अपनी पूरी फोर्सेस मोबिलाइज कर दी थी टू अटैक पाकिस्तान। बट द थिंग इज कि हमारा मोबिलाइजेशन इतना स्लो था कि हमें 3 से 7 डेज 3 to 7 days लग गए थे अपनी सारी मशीनरी को मोबिलाइज करने में। तब तक पाकिस्तान अलर्ट हो चुका था, वो भी अपनी तैयारी कर रहा था। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इज कि आप छोटे छोटे बैचेस में लाइक 30 सोल्जर्स 50 सोल्जर्स, इसका एक एक बैच में और बहुत ही स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट होता है उनका, बहुत तेजी से आगे जाके अपना अटैक करते हैं कि सामने वाली कंट्री को संभलने का या तैयार होने का मौका नहीं मिलता। उसे कहते हैं हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। हार्डली 24 to 48 आवर्स में हम लोग इसको मोबिलाइज कर सकते हैं अपनी फोर्सेस को अटैक करने के लिए, ताकि एक सरप्राइज अटैक सामने वाले पे किया जा सके, उसको संभलने का और तैयार होने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, दूसरा है काइनेटिक स्ट्राइक्स। आप कह सकते हो कि दोनों सिनोनिमस ही है, बट काइनेटिक स्ट्राइक इज मोर लाइक जैसे उरी अटैक हमने किया था एग्जांपल, राइट, एकदम स्विफ्ट अटैक किया था, तेजी से गए उस तरफ और जहां जितनों को मारना था बस उतनों को मार के वापस आ गए। ऐसा नहीं कि हमने इसराइल की तरह रैंडम बम्बार्डमेंट शुरू कर दी वहां पर या बेतहाशा गोलियां चलाना शुरू कर दी, नहीं, हम आइडेंटिफाई करके गए थे कि यहाँ पर 4-5 लॉन्च पैड हैं टेररिस्ट के, हमें इन्हीं को डिसमेंटल करना है। हमने वो स्टेट किया, हिट किया और वापस आ गए। इसके अलावा हमें और भी फर्दर जो करने की जरूरत है कि अपने सोल्जर्स उस तरफ भेजने की जरूरत ही नहीं है अगर हम मिसाइल्स का यूज करें एंड प्रिसीजन एंगेजमेंट कैपेबिलिटी अगर हम डेवलप कर सकें। प्रिसीजन एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, जब हमारे पास मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, सब कुछ है और उसके बाद अगर हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि बॉर्डर के उस तरफ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, so we should hit them directly right from here. Alright, so that is called as precision engagement capability. Next is specialized sports, नहीं है फोर्स है, स्पेशलाइज्ड फोर्स एंड ट्रेनिंग। तो हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए बेटर है कि हमारी अलग से फोर्स हो, स्पेशल फोर्सेज हो जो टेक्नोलॉजी, जो टेक फ्रेंडली हो या आप कह लीजिए टेक सेवी हो। ठीक है, जैसे इसराइल की आर्मी है वो टेररिस्ट को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करती है एंड हमें भी वही करना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक फाइट बिटवीन द गन्स, बट टेक्नोलॉजी का यूज भी, ताकि हमारी तरफ से कैजुअलिटी कम हो और उधर डैमेज ज्यादा हो। नेक्स्ट इज रोबस्ट साइबर डिफेंस मैकेनिज्म। अभी साइबर डिफेंस का यहाँ पर क्यों रोल हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल चल रहे हैं लोन वोल्फ अटैक। लोन वोल्फ अटैक इज लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो कि आप एक रेडिकलाइज आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हो। आप सिर्फ आइडियोलॉजिकल मैसेज दे रहे हो दुनिया भर में लोगों को कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, इससे ये मिलेगी वो मिलेगा, और उससे इन्फ्लुएंस होकर सामने वाला अपने आप ही अटैक प्लान कर दे। जैसा कि लंदन, पेरिस, इन जगहों पे देखा गया कि कुछ लोग इतने रेडिकलाइज हो गए थे इस तरह के ऑनलाइन मैसेजेस और पोस्ट पढ़ पढ़ के, वीडियोस देख के, कि वो अपनी कार लेके कहीं भी भीड़ में जाके लोगों को कुचल देते थे। दैट इज कॉल्ड एज लोन वोल्फ अटैक। और उस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए और ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही फंड रेजिंग भी की जाती है। ठीक है, फंड रेजिंग भी की जाती है। अब मैंने आपको एक बार पढ़ाया था मेंस में, मेंस के ही लेक्चर में, डार्क वेब, राइट, डार्क डार्क इंटरनेट। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो जनरली नॉर्मल ब्राउजर से नहीं ऑपरेट होती हैं, बट वो सीक्रेटली ऑपरेट होती हैं। वो ड्रग्स, आर्म्स ट्रेडिंग या फिर फेक करेंसी सर्कुलेट करने, इसी तरह की चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे अपना साइबर डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग रखें, ताकि इस तरह की चीजें जो ऑपरेट हो रही हैं हम उनको रोक सकें। नेक्स्ट इज काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। अभी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम काउंटर करने के दो ही तरीके हैं। फर्स्ट इज कि हमें लोगों को एजुकेशन देना जरूरी है, ताकि वो इस तरह की बेहूदी बातों में ना आए कि आप अगर दूसरों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी एंड इस टाइप की नॉनसेंस बातें ना करें। और दूसरा कि जब तक आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, यूथ मिसगाइड होता रहेगा। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द गुडविल जो हम जनरेट कर सकते हैं अपने लोगों के बीच, वो जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर में की बात अगर हम करें तो हमने आज न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी देखा था दैट September 30 इज द डेट जब सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है कि आप जम्मू एंड कश्मीर को अपना फुल स्टेटहुड दे दीजिए और उनके यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस करवा लीजिए।
राइट। और इस सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए ही ये टेररिस्ट अटैक इतनी तेजी से किए जा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, ताकि ये चीज ना हो पाए, ठीक है? और गुडविल की बात करें तो आर्मी ऐसे कई कैंप्स चलाती है जहां पर जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इस तरह की चीजें। ये अब पंचायत इलेक्शन कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट के बारे में हम सोच नहीं सकते, राइट। इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है? इस तरह की चीजें। तो जब ये काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम तभी चला सकते हैं हम जब वहां पर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे, तभी वो यूथ समझेगा कि उसे किधर जाना है और किधर नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड चीजें देखी। अगर पूछी जाएंगी तो यही पूछा जाएगा आपसे, रीजंस पूछे जाएंगे, इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं वो पूछे जाएंगे, और क्या और बेटर हम कर सकते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।